नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर देहरादून से शुरुआत करेंगे। हम देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शक्तिमान प्रकरण मामले में गणेश जोशी समेत 5 आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। 2016 की ये बात है। पुलिस के घोड़े की मौत हो गई थी। विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन रोकने के लिए घुड़सवार तैनात किए गए थे। ऐसे में धक्का मुक्की के बीच शक्तिमान घोड़े की टांग टूट गई थी। कुछ दिन बाद शक्तिमान की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। गणेश जोशी समेत 5 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। 2016 में पुलिस के घोड़े की मौत हो गई थी। सत्र के दौरान प्रदर्शन रोकने के लिए घुड़सवारों को तैनात किया गया था। उस दौरान का ये पूरा मामला है, जब से इसको लेकर के लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन क्या कुछ अपडेट थी, क्या अंतिम निर्णय था, ये सामने नहीं आया था। देहरादून से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गणेश जोशी समेत 5 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। तो वहीं आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं देनी होगी, अब कार्ड फ्री में बन सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 3.5 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और इसमें 460 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस योजना को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है और कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना है और निश्चित रूप से पूरे भारत में इस योजना का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। तो वहीं इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की टीम में बहुत अच्छा कार्य करते हुए इस योजना से सभी जरूरतमंद को लाभान्वित किया है और निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। और कहा कि कहीं अगर कुछ खामियां इस योजना के अंतर्गत आ रही हैं तो निश्चित रूप से हम उसे दूर करने का भी प्रयास करेंगे। आरोग्य मंथन 3.0 का शुरुआत हुआ। ऐसे में अगर बात की जाए आयुष्मान कार्ड की, तो पहले आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक निश्चित शुल्क राशि दी जाती थी, लेकिन अब इस कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना लाई गई और इस योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने इसमें वहन किया है और अभी हमने कहा है कि इस योजना में जो चीज़ें छूट गई हैं उनमें उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। उनकी एक उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और मैं कह सकता हूँ कि देश की पहली स्कीम है जिसमें कि हर परिवार को हर 5-5 लाख रुपए से कवर किया गया है और ये स्कीम इतनी अच्छी है कि 3.5 लाख लोग अभी तक इसका जो है लाभ ले चुके हैं। तो आज भारत योजना से मुझे ये लाभ मिला कि एक बार मैं मार्च में तो कोविड पॉजिटिव पाया गया था, उसमें वेलमेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था मेरे को, बहुत अच्छा, और लगातार सेवा की उन्होंने। इतना मतलब घर पे भी नहीं हो सकता जितनी अच्छी उन्होंने सेवा की है। आईएसबीटी की व्यवस्थाओं का सीएम ने जायजा लिया। 1 हफ्ते के भीतर तमाम खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। खामियां दूर ना होने पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए देहरादून आईएसबीटी की, तो वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो भी कमी बेसी है, जो भी खामियां हैं, अगर उसे समय रहते दूर नहीं किया गया तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आईएसबीटी की व्यवस्थाओं को देखा उन्होंने, वहां का जायजा लिया और इसके साथ ही 1 हफ्ते का समय भी दिया है कि सभी तरीके की खामियां को दूर किया जा सके। क्या सुधरे हैं और कहाँ आप निकले, क्या देखा? नीचे कर दो। यहाँ पर मैंने जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं और मैं जो कमियां हैं मैंने अधिकारियों को बता दी है। यहाँ पर सफाई से लेकर जिस प्रकार की भी जो व्यवस्था है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सभी को वो 1 हफ्ते के अंदर सारी दुरुस्त कर लें, अन्यथा जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आने वाले हैं, जिसको लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। पीएम मोदी इस दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों को परखेंगे, तो वहीं एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें भाजपा ने लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 16 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। निश्चित रूप से 9 नवंबर पार्टी का उसका प्रदेश का स्थापना दिवस है और उत्तराखंड 9 नवंबर को उत्तराखंड का उदय हुआ है। ऐसी स्थिति में 9 नवंबर एक अच्छा दिन है, उस दिन भी उनके आने की संभावना है और उसके आगे पीछे भी जैसे भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार और अपने जो पार्टी कार्यक्रम है उनके अनुसार ही उनको हम लोग यहाँ पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मसूरी का, जहां पर देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और ऐसे में टूटकर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। गलोगी के पास रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। करीब 1 घंटे बाद रास्ता खोला गया। इस दौरान पर्यटकों और वहां के आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि करीबन 1 घंटे तक रास्ता बंद रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहाड़ी से लगातार आ रहे पत्थर और मलबे से बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसके चलते तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं मसूरी से, जहां पर देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और ऐसे में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क के बीचों बीच आ गिरा, जिसके चलते पर्यटकों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, क्योंकि आवागमन बाधित हो गया है। तो वहीं देवभूमि में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। तो वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना परचम फहराना शुरू कर दिया है। काशीपुर में बीजेपी ने पिछले 20 सालों से अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस काशीपुर में खोई अपनी साख को वापस पाने के लिए जनता की नब्ज टोले में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि काशीपुर से कांग्रेस की प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आई महिला दावेदार मुक्ता सिंह और दीपिका गुड़िया में से किसी एक को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। मीडिया से मुखातिब होते हुए दोनों ही दावेदारों ने कांग्रेस से अपने उम्मीदवारी दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि इस बार पार्टी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए टिकट वितरण करती है तो काशीपुर में विधायक की सीट पर महिला को बिठा दिया जाएगा। ऐसे में जनता के ख्वाब भी पूरा हो सकता है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पहले भी कांग्रेस ने संवारा था और आगे भी कांग्रेस संवार सकती है, क्योंकि विकास का जो नज़रिया है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही पास है। बीजेपी हमेशा वोट की राजनीति करती है, जनता गुमराह होकर या भावनाओं में आकर उन्हें वोट करती है। काशीपुर के मामले में भी यही कहूँगी कि जनता कहीं गुमराह हुई। वो जानती थी कि काशीपुर का विकास कौन करता आ रहा है, कौन सी पार्टी करती आ रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी के इस तरह की उद्देश्यों से शायद वो भटक गई, भ्रम में आ गई। लेकिन अब मेरा जनता से ये आह्वान है कि वो समझे। पिछले 20 साल से काशीपुर वासियों ने देख लिया है कि क्या दुर्गति काशीपुर की हो गई है और वो समझ गए हैं कि अगर यहाँ कोई विकास दे सकता है, यहाँ की टूटी फूटी सड़कों को कोई ठीक कर सकता है, एक हमारी आराम की ज़िंदगी जो हमारी पहले होती थी कि टाइम से लाइट आ रही है, टाइम से पानी मिल रहा है, टाइम से सारा नदी नाले साफ़ सुथरे थे, नालियाँ साफ़ थी, कूड़ों के ढेर नहीं थे। ये एक और सड़कें ऐसी थी कि जैसे ही कोई उत्तराखंड में घुसता था वो समझ जाता था कि अब ये काशीपुर का इलाका शुरू हो गया। तो ये सब कांग्रेस के ज़माने में था और कांग्रेस अब फिर उभर रही है। लोगों के दिमाग में रहा ये हिंदू मुसलमान करके या सांप्रदायिकता फैला के इससे विकास नहीं होता। तो अब खबर रुड़की के लक्सर से, जहां पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने पंचेवली के पुरवाला गांव के पास गंगा नदी घाट पर छापा मारकर खनन कर रही 2 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान माफिया वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए सभी खनन वाहनों को लक्सर तहसील परिसर में ले जाकर सीज कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि 2 जेसीबी पर खनन अधिनियम में 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बाकी खनन वाहनों पर भी जुर्माना किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
वहीं मसूरी मॉल रोड पर हैकमैन कंपाउंड की जमीन हो रहे निर्माण को लेकर के लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। तो वहीं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को ढकने को लेकर मॉल रोड पर पर्दे लगाकर दून व्यू को भी ढक दिया गया है, जिसको लेकर के लोगों ने एसडीएम मसूरी को शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि हैकमैन कंपाउंड में स्वामी द्वारा हैकमैन के साथ वाली जमीन पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है और जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है, पर जेसीबी को चलाने की इजाजत नहीं ली गई है। लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम मसूरी मनीष कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार दिनेश रमोला पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और मॉल रोड पर लगे पर्दों को तत्काल हटाने के साथ अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही जेसीबी को भी तत्काल रोकने के निर्देश दिए। तो वहीं ऋषिकेश रेलवे विकास निगम लिमिटेड की कार्यदायी संस्था एलएनटीडी कंपनी द्वारा ऋषिकेश कार्यप्रयाग रेल परियोजना के तहत टर्मिनल बनाने के लिए खुदाई का काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में अक्सर खुदाई के दौरान भूस्खलन, जल भराव जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में मुनीरेत पुली ने एक मॉक ड्रिल किया है, जिसमें रेलवे विकास निगम के अधिकारी, कर्मचारी, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, एसडीआरएफ के कर्मचारियों ने मिलकर के अभ्यास किया। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उत्तरकाशी का, जहां सड़क की मांग को लेकर के बीते 4 दिनों से धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं, पर उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई। दरअसल रांडा ब्लॉक के गांव में लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनके गांव में सड़क बनाई जाए, पर अभी तक कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। तो वहीं गाँव के लोगों का कहना है कि जब तक गाँव की सड़क नहीं बन जाती है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने चारधाम यात्रा तो खोल दी है, पर यात्रियों के लिए जारी एसओपी के कारण उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड में होने वाले रजिस्ट्रेशन से यात्रा के इच्छुक लोगों का समय रजिस्ट्रेशन पर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूडा ने बताया कि उनके पास होटल बुकिंग के लिए कोई ऑर्डर आ रहे हैं, पर रजिस्ट्रेशन के कारण वो सब कैंसिल हो जा रहे हैं। इसके लिए सरकार को देवस्थानम बोर्ड की जगह देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो इसके साथ ही जगह जगह यात्रियों को कोविड की जांच के नाम पर रोका जा रहा है, जबकि वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर चल रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी में पुलिस ने 224 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 12 से 15 लाख के बीच बताई जा रही है। आरोपी ने पूछताछ पे 3 अन्य आरोपियों के नाम लिए हैं, जो बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन ये इनमें कहां से और किसके द्वारा हल्द्वानी के लिए सप्लाई की जा रही थी, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इस सवाल पर पुलिस के हाथ खाली हैं। बताया जा रहा है कि बरेली से हल्द्वानी तक स्मैक लाने में काफी मुनाफा होता है और जैसे जैसे इसमें हल्द्वानी से आगे पहाड़ी क्षेत्रों में सप्लाई होती है, इसकी कीमत और अधिक बढ़ जाती है। डीआईजी के मुताबिक मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। ये आज बेल बाबा चौकी के वहाँ हल्द्वानी के वहाँ जो है हमारे टीम ने जो एक कंबाइंड टीम हमने बनाई है एडीटीएफ और एसओजी की मिल के, उन्होंने आज ये रिकवरी की है। 224 ग्राम जो है ये स्मैक की बरामदगी है। एक बड़ी जो है बहुत बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी है, पिछले 2 साल की ये सबसे बड़ी रिकवरी है। तो ये जो वेस्टर्न यूपी जो हमारा जो सरहदी जनपद है रामपुर और बरेली, यहाँ से जो है ये अपराधी जो है हमारे इसका फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे मात्रा में जो है ये लोग यहाँ बेचते हैं। हल्द्वानी, रुद्रपुर और रामनगर ये सब एरिया में जो है यहाँ पर ये काशीपुर ये सारे एरिया में ये बेचते हैं। इसमें एक आदमी जो है मुसम्मा जो कि रहने वाला रामपुर बिलासपुर का है, इसको अरेस्ट किया हुआ है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। 15 अक्टूबर तक अब रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। सिर्फ देवस्थानम बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है। अब तक 70,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर अभी तक की अगर बात की जाए तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनकी प्रक्रिया आसान भी थी, लेकिन अब 15 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। देवस्थानम बोर्ड ने यह फैसला लिया है और इसके साथ ही अगर बात की जाए यात्रियों की, तो अब तक 70,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
15 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। 15 अक्टूबर आखिरी दिन होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो वहीं पुलिस को चकमा देकर फरार हुए संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट आबिद उर्फ असद को रुड़की पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रुड़की के मच्छी मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। अलग अलग जगहों पर टीमें लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट आबिद उर्फ असद को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम में उस समय हड़कंप मच गया जब वो पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस खुफिया विभाग और एसओजी की टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी और अलग अलग टीमें बनाकर कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन उससे गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। और अब आबिद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया था आबिद। तो वहीं कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की आंखों पर चश्मा लगने तक की नौबत आन पड़ी है। अस्पताल में भी आंखों के मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। हालांकि अब स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे से ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद बच्चों को नजर की तकलीफ होने लगी है। और अगर बात की जाए रुड़की के सिविल अस्पताल की, जहां पर कोरोना काल के चलते आंखों की परेशानियों को लेकर के ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। कुछ समय पहले तक आंखों की परेशानी को लेकर सिविल अस्पताल में बच्चे काफी कम संख्या में पहुंचते थे, लेकिन अब उनकी ये संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। अभी तो एक ये मान करके चलिए कि तीसरी लहर की चर्चा चल रही है और कंफर्म किसी को भी नहीं है, लेकिन चूँकि बच्चे ऑलरेडी खेल भी रहे हैं, ट्यूशन्स भी आपकी ऑफलाइन चल रही हैं, तो मेरा मानना है स्कूल भेजने में कोई गुरेज नहीं है अगर हम थोड़ा सा सैनिटाइज़र या मास्क या इस तरीके का हम प्रिकॉशन लेकर के चलें और स्कूल भी थोड़ी सी अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे तो मेरा मानना है कि खुल जाने चाहिए स्कूल। थोड़ा सा ये इस समय दुर्भाग्य का कारण है कि कोरोना के होते हुए थोड़ा सा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ड्राइनेस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में आती है। तो वो बच्चे भी पेरेंट्स लेकर आए दिन आते रहते हैं, जिनको कि मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उनको जानकारी, सही जानकारी देकर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के रानीपुर मोड़ से देवभूमि अस्पताल में देर रात्रि कुछ लोगों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस चालक के साथ भी मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की सारी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। देवभूमि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि कुछ लोग बीते एक दिन पहले एक मरीज को सीरियस हालत में लेकर के अस्पताल पहुंचे थे। मरीज की हालत को ज्यादा गंभीर देखते हुए हमारे द्वारा मरीज को एडमिट करने के लिए कहा गया, लेकिन मरीज के परिजनों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि आप बिना भर्ती करे ही मरीज का इलाज करें। उन्होंने बताया कि मरीज को अस्पताल में समय से भर्ती न करने के कारण मरीज की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई, जिसके बाद उस मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिस पर परिजनों ने देवभूमि हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील शर्मा एवं स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।